नहीं देखिए, बीजेपी का फायदा तो इसमें बीजेपी का नुकसान क्या हुआ है? बीजेपी का तो कोई नुकसान नहीं हुआ। यदि शिंदे गुट चला भी जाता है, मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा होगा, अभी कुछ ऐसा नहीं हो रहा। इतने पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं तो चीफ मिनिस्टर को अपने जो एमएलएज हैं उनके साथ बैठना जरूरी है, उनकी जो चिंताएं हैं उन पर बात करना भी जरूरी है। इसका मतलब और नाराजगी भी हो सकती है कि भाई ये सब क्या है, लेकिन ये कहना कि बाला साहब ठाकरे होते तो एनसीपी के साथ नहीं जाते, वो तो एनसीपी के साथ ही बैठे थे शिवसेना। जब बीजेपी में नहीं आए तो एनसीपी के साथ ही चल रहे महाविकास अघाड़ी में। तो ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है ये कहना कि बाल ठाकरे साहब नहीं जाते। वो तो शिवसेना एनसीपी तो साथ ही चल रहे थे ना अभी तक, जब तक बीजेपी में नहीं आए थे साथ में। ये इशू नहीं है, लेकिन जितना पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है उसमें जाहिर है हर एक को बेचैनी होती है। और शिवसेना के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तो जाहिर है उनको अपने एमएलएज को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा कि किस तरह से है, कि क्या होगा क्या नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी की चिंता ये हो सकती थी या होगी कि अभी जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा डिस्क्वालिफिकेशन का शिंदे का, यदि उसमें वो डिस्क्वालीफाई होते तो क्या सरकार गिर सकती थी? अब अजीत पवार गुट के आने से वो सरकार नहीं गिरेगी, ये करीब करीब तय हो गया। तो इसमें बीजेपी का नुकसान तो कुछ नहीं हो रहा। पहली बात ये समझने की है कि जो 35 एमएलए या जो भी आ रहे हैं, 30 एमएलए आ रहे हैं आज की तारीख में, हालांकि उन्होंने अपना लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा ही होगा कि किस तरह से करना है। वो समझदार लोग होते हैं सारे पॉलिटिकल पार्टी के लीडर, कि उनको 37 एमएलए चाहिए डिस्क्वालीफाई ना हो इसके लिए, एंटी डिफेक्शन के लिए, तो उस पर काम किया होगा उन्होंने। लेकिन ये मेरी चिंता की बात नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तो इस पूरे डेवलपमेंट में कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि दो फायदे हुए कि दो बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां महाराष्ट्र की शिवसेना और एनसीपी, उन दोनों को उन्होंने तोड़ दिया। दोनों की कमर एक तरह से तोड़ दी है, स्प्लिट कर दिया है और वो कमजोर कर दिया है। 2024 के चुनाव में क्या होगा, 2024 के विधानसभा चुनावों में क्या होगा महाराष्ट्र में, उसकी बात आज नहीं हो सकती। आज के डेवलपमेंट में यह है कि उन्होंने महाविकास अघाड़ी और महाराष्ट्र की दो बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां, जिनके भरोसे महाराष्ट्र की राजनीति पिछले 30 साल से 25 साल से चल रही थी, उसे खत्म कर दिया, एक तरह से कमजोर कर दिया। और अजीत पवार को साथ में ले आए हैं। अजीत पवार को साथ में लाकर उन्होंने शरद पवार को भी कमजोर कर दिया आज की तारीख। मैं ये नहीं कह रहा कि शरद पवार का खेल खत्म हो गया या नहीं हुआ, वो भी जब चुनाव होंगे तो देखा जाएगा कि कितना होता है, लेकिन उन्होंने उनको बहुत बड़े ताकत के साथ कमजोर किया है, ये सच है। और शरद पवार पार्टी को दोबारा से उस तरीके से खड़ी कर पाएंगे इसकी संभावना भी मुझे कम लगती है। लेकिन शरद पवार साहब को मैं कम नहीं आंकता, और वो जिस तरह से पॉलिटिक्स करते हैं, लंबे समय तक रहे हैं और अकेले दम पर चलाते रहे। इसमें एक और बात समझने की है कि ये दोनों पार्टियों का ये हश्र क्यों हुआ, क्योंकि दोनों डोमेस्टिक पार्टियां हैं और दोनों ने ही परिवारवाद की वजह से अपना नुकसान किया। उद्धव ठाकरे की वजह से नुकसान हुआ शिवसेना का, और दूसरी तरफ एनसीपी में शरद पवार सुप्रिया सुले की वजह से हुआ। 2006 का जिक्र क्यों किया अजीत पवार ने? इसलिए क्योंकि वहां पर वो ये नहीं कह रहे कि एनसीपी का बहुमत था, उनका इशारा यह है कि शरद पवार कभी अजीत पवार को बड़ा नेता नहीं बनने देना चाहते थे, ये साफ है। वो केवल एनसीपी कांग्रेस के रिलेशनशिप पर बात नहीं कर रहे। तो वो लगातार हुआ, और वो उस समय भी हुआ जब 2019 में जब चुनाव हुए थे और जो सुबह सरकार बनी थी देवेंद्र फडणवीस और शिंदे की, तो उसमें भी वापस शरद पवार के दबाव में उनको आना पड़ा। तो अजीत पवार को समझ में आ गया था कि, और जब ये संगठन में बदलाव हुआ, सुप्रिया सुले को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, तो बड़ा नुकसान हुआ। और अब भी हम यदि ये मानते रहे कि शरद पवार साहब इस देश के चाणक्य हैं महाराष्ट्र की राजनीति के, तो कुछ ज्यादा ही हम लोग समझ रहे हैं। क्योंकि प्रफुल्ल पटेल को तो कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था ना, वो भी उनको छोड़कर चले गए। वो सबसे कॉन्फिडेंट लोगों में से माने जाते हैं। अजीत पवार को आप कहेंगे कि संगठन नहीं छोड़ा, वो छोड़ गए। और 32 एमएलए 30 एमएलए शरद पवार की पार्टी के छोड़ दे, उसके बाद भी यदि आप आरती उतारना चाहते हैं शरद पवार की, तो इसमें कोई वो बात नहीं है, नुकसान नहीं है। और मैं अजीत पवार का भी नहीं कह रहा। इसका मतलब है कि हमको समझना पड़ेगा, शरद पवार साहब को समझना पड़ेगा कि क्या गलती हुई है, किस तरह से ये पॉलिटिकल चेंज और पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो बदल गया है। अब ये 1978 और 1967 से याद मत कीजिए शरद पवार को, ठीक है, समझे कि 1978 में कहता। और शरद पवार को देखें तो पूरे पॉलिटिकल करियर में वो अपने दम पर कभी मुख्यमंत्री नहीं बने, सॉरी टू से, कहीं भी नहीं बने, वो मंत्री भी नहीं बने। तो हर बार किसी ने किसी सपोर्ट से, किसी ने किसी तोड़फोड़ से बने। और 40 और 50 एमएलए वाली पार्टी का मुख्यमंत्री, अजीत पवार का सवाल सही है ना, 20 साल 99 से आज तक 25 साल में 24 साल में कोई मुख्यमंत्री वो नहीं बना पाए। तो इसलिए इन सब बातों का है। लेकिन बीजेपी का कोई नुकसान इसमें नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पर मैं पॉलिटिकल मॉरलिटी और करप्शन और ये सब इशू ऐसे हैं जिन पर कभी भी चर्चा हम कर सकते हैं, और वो तो वैसे बेमायने जैसे हो गए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।